संचयन। इसमें हम पढ़ रहे हैं स्लीप एंड ड्रीम, पेज 509। यदि हमारी स्वप्न चेतना में अंतस्तलीय इस तरह सामने आ जाता है तो कभी कभी अंतस्तलीय बुद्धि की क्रिया भी होती है। मतलब इसमें अलग अलग सिनेरियोज वो बता रहे हैं, कैसे एकदम स्थूल आपकी कंडीशंस हैं वो सपनों का निर्माण कर सकती है। उससे फिर सबकॉन्शियस की नेचर क्या है जब वो ड्रीम बिल्ड करता है, सबकॉन्शियस के अंदर कैसे इनकॉन्शियंट है वो प्रवेश कर जाता है और सपनों का निर्माण करता है, या फिर इसमें सबलिमिनल जो है वो प्रवेश करता है और वो इनका निर्माण करता है। ये सारी संभावनाएं हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब ये सबलिमिनल सामने आता है तो अंतस्तलीय बुद्धि की क्रिया भी होती है। स्वप्न प्राय अजीबोगरीब या जीवंत रूपाकृतियों से भरे विचारों की एक श्रृंखला बन जाता है। ऐसी समस्याएं सुलझ जाती हैं जिन्हें हमारी जागृत चेतना सुलझा नहीं सकी थी। सामान्य अवचेतन असंगतता का स्थान चेतावनियां, पूर्वाभास, भविष्य के संकेत, सत्योद्भासक स्वप्न ले लेते हैं। अब आपको इसके अंदर चेतावनी हो सकती है, जैसे कि उस व्यक्ति को जिसको ये नजर आया कि एक मुर्दा घर की गाड़ी वाला खड़ा है और उसको बुला रहा है। दूसरे दिन जब वो अपने घर के बाहर गया, लिफ्ट के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो उसको वैसा ही लड़का, वो बॉय जो है, वो बुला रहा है और उसको याद आ गया वो। तो उसने कहा नहीं, इसके अंदर तो नहीं जाएंगे। तो चेतावनी हो गई, पूर्वाभास, आपको प्रिमोनिशंस हो गए, आपको पहले से कुछ चीजें पता लगने लग गई, पूर्व आभास हो गए, या भविष्य के संकेत, सत्योद्भासक स्वप्न। ये जब इनर सेल्फ प्रवेश करता है, ये चीजें ला सकता है। पर ये ऐसा फील्ड है जिसके अंदर बहुत बहुत तरीके की चीजें हैं। इसमें प्रतीक छवियों की एक संरचना भी आ सकती है। मतलब प्रतीक छवियां आपके ऐसी सिंबॉलिक चीजें हैं, कुछ ऐसे सत्य हैं, कुछ चीजें हैं एज इफ वो आपको कम्युनिकेट करना चाह रही हूं। ये पूरा स्ट्रक्चर भी आ सकता है जिनमें कुछ का स्वरूप मानसिक होता है, कुछ प्राणिक प्रकृति की होती हैं, जिनमें पहली वाली अपने आकार में बिल्कुल सटीक, अपने अर्थ में सुस्पष्ट होती हैं। पहले वाली कौन सी? मानसिक। बाद वाली प्राय जटिल और हमारी जागृत चेतना के लिए चौंकाने वाली होती है, पर यदि हम उनके सूत्र को पकड़ पाएं तो वे अपने स्वयं के अर्थ और सुसंगतता की एक विशिष्ट प्रणाली को प्रकट करती हैं। जैसे आपको ये दिखाते हैं, आपका किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध है, नींद के अंदर सपने में इस रूप में आ जाएगा कि वो व्यक्ति आप पर प्रहार करने का प्रयास कर रहा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन साइकोलॉजी के हिसाब से ये कि वो व्यक्ति आपको चोट पहुंचाना चाहता है, इसकी बजाय ये कि आप उसके प्रति कोई न कोई रिजेंटमेंट, कोई न कोई ऐसी चीज, दुर्भाव वो अपने भीतर कैरी कर रहे हैं, वो इस तरीके का रूप ले रहा है। व्यक्ति के भय हैं, वो किसी पशु का रूप ले लेंगे, किसी दलदल का रूप ले लेंगे। जीवन की कोई समस्याएं हैं जिनको हम डायरेक्टली आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पा रहे, वो ऐसा रूप ले लेंगी। जंगल का, बीहड़ का, पीछे आपके कोई पड़ा हुआ है जिससे आप भागने का प्रयास कर रहे हैं, भाग नहीं पा रहे हैं। ये पता नहीं कितनी कितनी ऐसी चीजें जो, क्योंकि जीवन में आप मीट नहीं कर पा रहे किसी चीज को, ये असफलता के इंडिकेशंस का रूप ले लेंगी। वो असफलता कुछ भी हो सकती है।
ट्रेन छूटने का हो सकता है, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का हो सकता है, पता नहीं क्या-क्या हो सकता है। और ये इंडिकेटिव है कि हमारी साइकोलॉजी क्या है, इसका पता लग जाएगा। अंत में हमारे पास हमारी अपनी सत्ता या वैश्विक सत्ता के अन्य स्तरों पर देखी या अनुभव की गई घटनाओं के रिकॉर्ड आ सकते हैं। हमारे पास हमारी अपनी सत्ता या वैश्विक सत्ता के अन्य स्तरों पर देखी या अनुभव की गई घटनाओं के रिकॉर्ड, ये क्या हो सकते हैं? ये किस चीज की बात हो सकती है विवेक? तब पता नहीं चल रहा है भैया। भाई ये क्या कह रहे हैं देखो, हमारी अपनी सत्ता, हमारे बीइंग के जो हैं उसके अन्य स्तर हैं, कोई एक ही लेवल थोड़ी है, पता नहीं कितने कितने लेवल हैं। आप मन प्राण शरीर की बात करते हो, पर इसके अंदर भी आपके ऊपर के ओवरहेड प्लेन्स हैं, कितने स्तर हैं उनके। आप जब भीतर प्रवेश करते हो उसके कितने स्तर हैं। या वैश्विक सत्ता, कॉस्मिक बीइंग या यूनिवर्सल बीइंग। अब भारत की सत्ता है या पृथ्वी का अपना इतिहास है, माँ कह रही है वो ऐसे स्टोर किया गया है एज इफ पिजन होल्स, या आपको ये साइंस फिक्शंस में दिखाते हैं। आप एक ऐसे स्थान पे गए, पूरा वो छोटे छोटे पिजन होल्स, छोटे छोटे वॉल्ट्स, छोटी छोटी दराजें उससे भरा हुआ है। उसमें कोई एक आप वोल्ट या ये खोलते हो, और उसके अंदर फिर बाद में आपके सामने कितनी संभावनाएं। एक कक्ष में आपने प्रवेश किया जिसके अंदर अलग अलग स्तर के बहुत सारे कक्ष ही कक्ष कक्ष ही कक्ष बने हुए हैं। किसी एक में प्रवेश करते हो, वो एक दुनिया खोल देता है आपके सामने। ये अर्थ की सारी मेमोरी माँ कह रही है रिट्रीव की जा सकती है, वो दर्ज है। तो वैश्विक सत्ता जैसे हमारा इंडिविजुअल बीइंग है, और ये बीइंग कोई इसी जन्म का नहीं है, इसके अंदर पता नहीं कितनी कितनी सारी चीजें। भाई आप उसके प्रति सज्ञान नहीं है, सचेतन नहीं है, पर पिछले जन्म की चीजें प्रवेश कर जाएंगी। अब पता ही नहीं कौन सा इंडिकेशन कहां से आ रहा है। आपकी अपनी सत्ता के लार्जर लार्जर जो जो सत्ताएं हैं, आप जिस रेस को बिलोंग करते हैं, जिस नेशनैलिटी को बिलोंग करते हैं, आप जिस परिवार को, जिस कुल को, जिस जाति को, या जिस यूनिट को, जिस संस्था को, उसकी विचारधाराएं, उसके इंप्रेशंस इंडिकेशंस के रूप में आ जाएंगी, पता नहीं किस किस रूप में आ जाएंगी। और वैश्विक सत्ता जिसके अंदर वो एक देश हो सकता है, वो देश किन चीजों से गुजरा है, उसका इतिहास, उसकी मेमोरी। मनुष्य जाति किन चीजों से गुजरी है, पशु किन चीजों से गुजरे हैं, वो ही चीजें हमारे अंदर भीतर भय के रूप में, क्रोध के, कामना, वो सारे के सारे वो मूवमेंट्स आप ट्रेस बैक जो मनुष्य में देखते हो, वो सारे के सारे पशु में ट्रेस बैक कर सकते हो। तो उनके अन्य स्तरों पर देखी या अनुभव की गई घटनाओं के रिकॉर्ड आ सकते हैं। भाई ये तो सारी ही संभावनाओं का पिटारा। श्री अरविंद कह रहे हैं ये सब चीजें हो सकती है, क्योंकि ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे बीइंग की है, इसलिए ये हो ही सकती है जिनमें हम प्रवेश करते हैं। प्रतीकात्मक सपनों की तरह ये कभी कभी हमारे अपने आंतरिक और बाहरी जीवन पर, या फिर दूसरों के जीवन पर एक प्रबल प्रभाव डालते हैं। प्रतीकात्मक आपके जो मतलब सिंबॉलिक ड्रीम्स की तरह, ये क्या, ये जो रिकॉर्ड आते हैं, आपके सामने कोई रिकॉर्ड उजागर हो गया नींद के अंदर कि मनुष्य जाति का इस तरीके का इतिहास रहा, किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र इस तरीके का रहा, कोई महान व्यक्तित्व कोई जी के गया, अब उसकी जीवनी आपके आंखों के सामने तैर सकती है। उसके साथ क्या घटनाएं घटी, वो आपके सामने आ सकती है, क्योंकि रिकॉर्डेड हैं ये। तो प्रतीकात्मक सपने जैसे होते हैं,
उनका बाहरी जीवन या दूसरों के जीवन उस पे प्रभाव हो सकता है, प्रबल प्रभाव हो सकता है। भाई अभी जैसे हम ये क्लास ले रहे हैं, आप लोग संपर्क में हैं, इनमें से हम में से किसी के अंदर एक फैकल्टी हो, एक सिंबॉलिक ड्रीम देखने की, उस ड्रीम में अपने लिए, इस ग्रुप के लिए, किसी संस्था के लिए या किसी भी चीज के लिए, भाई ड्रीम को आप फिक्स थोड़ी कर दोगे। उसका नेचर है, वो किन लोगों से संबंधित है। तो हमारे आंतरिक और बाहरी जीवन या फिर दूसरों के जीवन, उन पे प्रबल प्रबल प्रभाव डालता है ये। हम में से कोई भी व्यक्ति जो एक दूसरे से जुड़ा है, आंतरिक यात्रा करता है, वो केवल अपने जीवन पर ही नहीं, पूरे वैश्विक जीवन के ऊपर प्रबल प्रभाव डालता है। तो करने का काम वास्तव में ये है। यही बात सपने के अंदर, ये हमारी अपनी या दूसरों की मानसिक सत्ता और प्राणिक सत्ता के तत्वों को उजागर करते हैं। ये सपने इस तरीके के, या उन पर वे प्रभाव खोलते हैं जिनके विषय में हमारी जागृत सत्ता पूरी तरह अज्ञान होती है। पर इसके अंदर अगर इनकी चाबी न हो, इसकी कुंजी न हो उस शब्दावली की, तो हम समझ नहीं पाते। वो सपना आ गया, बस सपना कह के उसको इग्नोर कर देते हैं। वो तो कोई एकदम क्लोज आए या कोई इस तरीके की, उसमें भी पहले ये बात आई कि वो उसके प्रतीक, डीपर चीज आई, पर प्रतीक तो बेचारे के है नहीं, प्रतीक उठा लिए इसी जगत के। तो उसके अंदर आप यही की जो है रूपाकृतियां देखते हो, इंडिकेट करना चाहती हैं कुछ बहुत डीप चीज। पहाड़ दिख गया, गाय दिख गई, वैदिक सिंबोलिज्म हो सकता है इसके पीछे। आपका सामान्य भी हो सकता है, कोई डेयरी वाला है, उसको गाय कहीं उसकी छूट के चली गई, साहब खो गई, दिन के अंदर खो गई उसकी गाय। अब ये चीज सपने में आ गई, इसका कोई वैदिक सिंबोलिज्म से मतलब नहीं है। पर यदि आप वेद पढ़ रहे हैं, डीपली उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, ये चीजें अराइज हो सकती है। या आप कॉन्टेम्पलेट नहीं कर रहे, डीपर सत्य है, साधना कर रहे हैं, वो आके यहाँ दर्ज करें। किस रूप में करेंगे? भौतिक जगत में तो उससे करस्पॉन्डिंग कोई सिंबोलिज्म मिलता नहीं। तो यहां से यदि वो कोई चीज उठाएंगे, तो कैसी उठाएंगे? ऐसी उठाएंगे। तो अब ये अलग अलग स्तर की चीजें हो गई। तो गाय का दिखना या पानी का दिखना, पहाड़ का दिखना, हवा में तैरना, सांप का दिखना, पता नहीं क्या क्या, ये एकदम निचले स्तर से लेके और आपके लिए एक प्रतीकात्मक अर्थ से परिपूर्ण हो सकती हैं ये सारी चीजें। परंतु कभी कभी उनका ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता है, और वे विशुद्ध रूप से हमारे भौतिक अस्तित्व से स्वतंत्र चेतना की अन्य संगठित प्रणालियों के रिकॉर्ड होते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इनका कोई इस तरीके का प्रभाव नहीं है, और ये भौतिक अस्तित्व से स्वतंत्र एक चेतना है, इसका पता ही नहीं है। हमारी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हम तो सारे समय उसी से प्रीऑक्यूपाइड हैं, उससे इतने लदे हुए हैं। पहली बार कितना बोझिल हम हैं, इसका पता तो साधना में प्रवेश करने से, सीरियसली इसको परस्यू करते हो तो पहली बार तो इसका आभास आता है कि भौतिक अस्तित्व की चेतना ने या उसके दबाव ने आपको कितना बोझिल बना रखा है। ये पहली बार तो पता लगता है। सामान्य व्यक्ति को, बेचारे को, इसका कोई दूर दूर तक सेंस नहीं। तो आपके पास ऐसी चीजें आ सकती है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट चेतना है इस भौतिक अस्तित्व से। अन्य संगठित प्रणालियां, जैसे चेतना की एक संगठित प्रणाली है भौतिक अस्तित्व, चेतना की ऑर्गेनाइज्ड एक एक प्रणाली है, एक सिस्टम है। हमारा भौतिक अस्तित्व, हमारा सामान्य इस जगत का जो भी आपका सोच है, समझ है, उसके तौर तरीके हैं, ये चेतना का ही एक संगठित तौर तरीका है, वर्किंग है। तो भौतिक अस्तित्व से स्वतंत्र चेतना की अन्य संगठित प्रणालियों, चेतना की अन्य प्रणालियां हैं संगठित, उसके अपने तरीके हैं। जैसे यहां संगठन है, व्यक्ति है, उसका परिवार है, समाज है, देश है, मनुष्य जाति है, टेरेस्ट्रियल पूरी नेचर है, उसमें आदान प्रदान है, आपका पशु जगत के साथ है, आपका
वनस्पति जगत के साथ, फिर पर्यावरण के साथ, सब एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, तो एक संगठित प्रणाली हो गई यहाँ। एक पूरी साइकिल है, आप वाटर साइकिल की भी बात करते हो, आप जीवन चक्र की भी बात करते हो, सारी बातें करते हो। तो जैसे ये एक संगठित प्रणाली है, उसी तरीके से भौतिक अस्तित्व से स्वतंत्र चेतना की अन्य संगठित प्रणालियां प्लूरल है, उसके रिकॉर्ड होते हैं विशुद्ध रूप से। अब इनका तो कुछ पता ही नहीं, ये तो विश्वास ही नहीं होता। हमारे सबसे अधिक सामान्य निद्रा अनुभव में अधिकतर स्वप्न अवचेतन के होते हैं। ये तो लगभग सारों की यही बात है। ये वाली जो श्री अरविंद बात कर रहे हैं, ये रेयर फिनोमेना है जो अभी ऊपर बात की जा रही है। कॉमन तो ये है कि अवचेतन के होते हैं स्वप्न, और ये ही होते हैं जिन्हें हम आमतौर पर याद रखते हैं। इन्हीं के फिर बाद में हम मीनिंग्स बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने मास श्री अरविंद को पढ़ रखा है। तो अवचेतन में आपके कोई फियर्स हैं, अटैचमेंट हैं, पता नहीं क्या क्या है, वो जिनका रूप ले लेते हैं। मन की, बुद्धि की एक टेंडेंसी है कि उसको एक उसकी स्टोरी बनाए, और वो भी स्टोरी भी एक अपने अनुकूल स्टोरी बनाए। तो कुछ डिसजॉइंटेड चीज आती हैं, कुछ आ सकती हैं, पर जनरली अवचेतन ही ड्रीम बिल्डर होता है। और उसी को हम फिर बाद में उसमें पता नहीं क्या क्या, श्री अरविंद को यदि पढ़ लिया तो वो सबकॉन्शियस वाली चीज को आप अनुकूल रंगों में रंगने का प्रयास करते हैं। परंतु कभी कभी अंतस्तलीय निर्माता, ये बात करी थी अंतस्तलीय, जिसमें आपका ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, ये जो पीछे का है ना, हमारी निद्रा की चेतना को इतने पर्याप्त रूप में प्रभावित कर पाता है कि उसके क्रियाकलाप की छाप हमारी जागृत स्मृति पर पड़ जाती है। श्री अरबिंदो सारी संभावनाएं बता रहे हैं, इसमें सामान्य मनुष्य जाति की नहीं, पर जो भी मनुष्य आज तक नींद और स्वप्न का जो फिनोमिना जिसने एक्सपीरियंस किया है, टॉप मोस्ट जो भी कोई, श्री अरबिंदो ने स्वयं ने महसूस किया होगा या उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, उसमें क्या क्या हो सकता है। माँ ने पूरी स्कूलिंग इसकी करी, तो संभावना तो है ही। माँ ने कोई आयाम खोल दिया, तो वो भी नींद और स्वप्न के क्षेत्र की तो चीज हो ही गई। भले पूरे विश्व में उस फिनोमिना को कोई एक दो ही व्यक्ति हुए हों, पर संभावना तो हो ही गई। फिर भी इस सावित्री आ गई तो संभावना तो है ही, ऐसी पोएट्री आ सकती है। भले वो तो श्री अरविंद के अलावा तो और कोई कल्पना ही नहीं कर सकता उसकी, पर संभावना जगत में तो आई गई। यदि हम अपनी आंतरिक सत्ता को विकसित करें, अधिकतर लोग रहते हैं उसकी अपेक्षा अधिक आंतरिक रूप से, अधिकतर लोग रहते हैं उसकी अपेक्षा अधिक आंतरिक रूप से निवास करें, तो संतुलन बदल जाता है और एक विशालतर स्वप्न चेतना हमारे आगे खुलती है। अब कोई इसके लिए देखो सीरियस है ही नहीं, पदार्पण करने में कोई सीरियस नहीं है। ये तो मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि फंडामेंटली कोई जो बैरियर है जो आपको तोड़ के आगे नहीं जाने दे रहा, या यदि आपने कहने को पदार्पण कर भी लिया, पर उन्हीं चेतनाओं से, उन्हीं व्यक्तियों से, समाज की उन्हीं स्थितियों से, उन्हीं से यदि एसोसिएटेड हो, फोन के ऊपर लोगों ने तो समय बांध रखा है, साधना अपनाने के बाद भी उनसे संपर्क का संबंध बांध रखा है, और ये करके अपनी जो साइकिक पॉसिबिलिटीज हैं उनका पूरा रास्ता ये कर दिया कि वो कभी भी पूरा पंख फैला के उड़ नहीं सकेंगी। तो समझदार व्यक्ति है, ऐसी सारी टाइज जो उसको उन्मुक्त आकाश में, अरे इतनी सारी चीजें करने को है। जब आपने सोशल टाइज को डू अवे विथ कर ही दिया किसी डीपर चीज के लिए, बार बार पीछे मुड़ के क्या देखना है उसकी ओर। उसका कारण है ये, आप करो चाहे, उसमें कोई खास बात नहीं है, पर जो साइकिक की संभावनाएं हैं उनको मार के कर रहे हो, ये ध्यान रखो। इसके अंदर कोई भी करो चाहे मैं करो, तो मेरे ऊपर परिणाम है इस चीज के। तो कॉन्शियसली कोई ऐसी चीज प्रवेश न करने पाए जो आपका चेरिश्ड उद्देश्य है उसका खंडन करती हो। इसलिए यदि आप में एस्पिरेशन है और आप दूसरी चीजें परस्यू कर रहे हो, तो एक प्लेन फैक्ट है ये, आप अपना ही सर्वनाश कर रहे हो। तब हमारे स्वप्न अवचेतन न रहकर अंतस्तलीय स्वरूप धारण कर सकते हैं और वास्तविकता और सार्थकता धारण कर सकते हैं।
तब ये जो 1/3 भाग, कहने को आपका जीवन सपोज 60 साल का रहा, 1/3 का मतलब तो 20 साल तो आपके 70 साल का रहा, तो कुछ और ये तो नींद में चला गया। अब आपके 25 साल यदि नींद के अंदर चले गए, आपके पास काल कितना रहा? 75 के अंदर से यदि ये चला गया तो 50 साल रहे। 50 साल के अंदर आपका बचपन हटा दो और बाद का वो समय जिसके अंदर आपकी शारीरिक, मानसिक ये क्षमताएं क्षीण हो जाती हैं, वो हटा दो। एक्टिव समय कितना रहा? वो भी उन लोगों के लिए जिन्होंने गंभीर रूप से प्रयास किया है, अदरवाइज तो आप आए, आप चले गए। इसको आप थोड़ा सा महसूस कीजिए कि क्या ये आवागमन के लिए ही है? तो फिर अब इसके अंदर देखो ये क्या कहते हैं। यहां तक कि यह भी संभव है कि हम नींद में पूरी तरह सचेतन हो जाएं और स्वप्न अनुभव के चरणों का शुरू से अंत तक या लंबी दूरियों तक अनुसरण कर पाए। शुरू से अंत तक तो किसका होता होगा पता नहीं, केवल माँ का रिकॉर्ड तो मिलता है, और किसी ने इस जगत के ऊपर कार्य किया है या नहीं किया। हाँ, पुराणों के अंदर अलग अलग स्तरों की बात है, पर उन्होंने कॉन्शियसली इसको परस्यू करके एक स्कूलिंग के रूप में देखा होगा। रिकॉर्ड इस तरीके का आया नहीं कि आप नींद शुरू करते हैं से लेके जब उठते हैं तो पूरे चरण एक से एक की आपका, आपकी जागृत अवस्था से लेके आपकी स्वप्न अवस्था, फिर बाद में और डीपर अवस्था, उससे आप जाके फिर धीरे 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 वापस आते हैं। ध्यान की अवस्थाएं तो बताते हैं, पर ये स्वप्न की, अब पहले का लिटरेचर कोई बताता होगा, पर वो लैंग्वेज भी तो इतनी दुर्बोध है कि उसको कैसे डिसाइफर की जाए। यह पाया जाता है कि तब हम चेतना की अवस्था दर अवस्था से गुजरते हुए अपने आप के ज्योतिर्मय और शांतिपूर्ण स्वर स्वप्न होना चाहिए, ये स्वप्न रहित विश्राम के संक्षिप्त अंतराल, ये गलती है, ये स्वप्न रहित, शांतिपूर्ण स्वप्न रहित विश्राम के, स्वप्न रहित इसलिए है क्योंकि उसकी इमेजेस इस तरीके की हैं, वो बने कैसे? अब इमेज तो बनती नहीं, यहां तक आती नहीं। तो स्वप्न रहित विश्राम के संक्षिप्त अंतराल जो कि जागृत प्रकृति की ऊर्जाओं का सच्चा बहाली करने वाला होता है। नींद का एक मेन काम तो ये है, भौतिक नींद का भी, ये आपके जो टॉक्सिक्स हैं, नॉकटर्नल जो एक्टिविटीज हैं उनको उनको करे, तो जितनी ही आपकी डीप स्लीप होती है उतने टॉक्सिक्स टॉक्सिक्स जो हैं आपके वो रिलीज होते हैं, ऊर्जाएं जो है आपकी वो बहाल होती हैं, में पहुंचने और उसी मार्ग से जागृत चेतना में पुनः लौट आने के विषय में सचेत होते हैं। जो जो हम इस प्रकार अवस्था दर अवस्था से गुजरते हैं, तो यह सामान्य है कि पिछले अनुभव हमसे दूर होते जाते हैं। केवल लौटने के समय जो अधिक प्रबल होते हैं या जो जागृत सतह के सबसे निकट होते हैं, वे अनुभव ही याद रहते हैं। मतलब आपके जो डीपर अनुभव थे उस जगह के, वो एक तो याद भी नहीं रहते, और दूसरे हम उन जगतों में न तो सचेतन रहते, दूसरे न उनकी प्रतीकावली जो है वो यहाँ हमको पता ही होती। तो समाधि के अंदर व्यक्ति प्रवेश करता है या भौतिक जगत के अंदर, ये केवल मां श्री अरविंद ने ही ट्रेस किया है इस तरीके से, यदि आप ध्यान दें तो। और कोई इसकी पद्धति जो किस तरीके से अंतः प्रेरणा आती है, इंट्यूशन कैसे आती है, उसकी प्रणाली, अरे लोगों को तो पहले यही नहीं पता है ये इंट्यूशन प्रॉपरली है क्या। सब चीजों को पता नहीं किसको कहां जोड़ देंगे, कुछ भी प्रणालीबद्ध करने का वास्तव में कार्य केवल केवल मां श्री अरविंद ने किया है। इसका हमको पता भी नहीं, सेंस भी नहीं, क्योंकि दूसरा कह रहा है हम अनुयायी हैं, इसलिए हम ये दबाव दे के कह रहे हैं केवल मां श्री अरविंद ने किया है। यही तो प्रॉब्लम है, ये कोई श्रद्धा विश्वास की बात नहीं, ये प्लेन फैक्ट है।
ये हमारी उन पे श्रद्धा है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। अरे भई आप कंपैरेटिव स्टडी तो करके देखो। तो ये एक सामने आ जाएगी ये बात कि क्यों वो इतनी इसके पीछे पूरी अपनी एनर्जी लगा रहे थे, क्या कर रहे थे वो? इतना डिटेल्ड परफेक्शन। और जिनको हमको काम नहीं करना होता वो क्या कहते हैं, बस थोड़ा-सा माँ के प्रति ओपन हो जाओ, थोड़ा-सा ये कर लो, कुछ कोटेशंस पढ़ लिए, बस आपको तो एक एटीट्यूड ओपननेस का रखना है। अरे फंडामेंटली बात ठीक है ये, पर इसको आपकी तामसिक प्रकृति यदि इसको गलत रूप में लेती है, तो इसके ट्रांसलेशंस गलत होते हैं, इसीलिए मार्ग पे व्यक्ति नहीं जाता। तो जो जागृत चेतना सतह के सबसे निकट होते हैं, वे अनुभव याद रहते हैं, लौटते समय बाकी कुछ याद नहीं रहता। तो वो डीप स्लीप आपके भोजन ज़्यादा भारी खाने से आपको आई तो बड़ी बड़ी अच्छी नींद आई, कुछ पता ही नहीं चला। और दूसरा कोई कह दे मैं तो भोजन करके नहीं सोता, तो आप ये कहते हो यार नींद कैसे आती है फिर बाद में? और दूसरा व्यक्ति कहता है इसमें तो मच बेटर नींद आती है, बड़ी सचेतन प्रकार की नींद होती है, तो आप कहते ये क्या फ़ायदा? मैं तो थका हुआ उठा था। लोगों को नींद आती है, पर जब तक ये हैवी नींद नहीं हो, तो उनको लगता है नींद नहीं आ रही। अब उसके लिए वो ऐसी-ऐसी चीज़ों के अंदर चले जाते हैं, इतना कंसर्न्ड हो जाते हैं उससे कि जो वास्तव में अपना ध्यान देने वाली चीज़ है, उसको तो भूल जाते हैं। नींद उनके लिए एक सर्वोपरि चीज़ बन जाती है, गोली लेने से आओ या किसी डॉक्टर से पूछते हो, मेरे को तो नींद नहीं आ रही, जबकि आ रही है ये, पर ये अब एक सामान्य अनुभव की ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता। नए व्यक्ति जो है वो विश्वास करता है क्योंकि वो पहले वाली ही जो चीज़ें हैं, उन्हीं पे हाथ मारने की कोशिश करता है। परंतु इसका समाधान किया जा सकता है, स्मरण रखने की और अधिक शक्ति संभव है, या फिर स्मरण शक्ति में एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में, एक से दूसरी अवस्था में पुनः जाने की शक्ति विकसित की जा सकती है। जब तक कि संपूर्ण श्रृंखला, पूरी चेन पुनः एक बार हमारे सामने नहीं आ जाती। स्वप्न जीवन का सुसंगत ज्ञान भले हासिल करना या स्थायी रख पाना मुश्किल है, संभव है। मुश्किल तो है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। ये किया जा सकता है। और यदि इस स्तर पे व्यक्ति जागृत होता है, जो बाहरी प्रैक्टिकल और एक्टिव जीवन है, उसके ऊपर पूरी उसकी पकड़ आ जाएगी, लगाम लग जाएगी। और ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। बाहरी जीवन भीतर वाले को करेगा, भीतरी है वो बाहरी वाले को, ये तो सारा प्रारूप चेंज हो जाएगा। आप कहोगे इस व्यक्ति को इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? यहाँ से मिलती है। अभी इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग हमारे अंदर वैरिटीज़ हैं, एक चीज़ चाहती है एक, दूसरी चीज़ उसी का खंडन कर देती है। अब सोचो, आपने निर्माण किया, आपकी ही टीम का एक व्यक्ति आके रात को उसको ध्वस्त कर देता है। अब तो आपकी सारी ऊर्जा, आपके रिसोर्स एक कमरा तक नहीं बना पाओगे, और या हमारे बीइंग के अंदर पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हैं। आपने साधना अपना ली, वो सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़िए। रोज़ वो ही काम, टाइम के ऊपर हम वो ही घरवालों से फ़ोन करना, उनसे चर्चा करना, या वो ही नॉर्मल उन्हीं, भई आप कह रहे हो हम स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स हैं, और उन्हीं फिर भाग-भाग के हम तो सरकारी नौकरी ढूँढ रहे हैं साहब। अरे यार! इसका इससे क्या संबंध है? अगर आप एस्पिरेंट हो तो फिर बाद में उससे कंड्यूसिव एक्टिविटी करो ना। एक दुर्लभ कोई प्रजाति है, उसका बीज भी लगाते हो तो कितना उसको ध्यान रखते हो, उसके चारों तरफ बाड़बंदी करते हो। कोई पशु उसको नहीं खाए, उसको सारी चीज़ें उसके लिए कंड्यूसिव है वो देते हैं। यहाँ स्पिरिचुअल कोई हमारे अंदर एस्पिरेशन है, उसके लिए क्या करते हैं भई? वो लास्ट प्रायोरिटी आती है। हमारी अंतःस्थलीय सत्ता हमारी सतही भौतिक सत्ता की तरह अचेतन की ऊर्जा का परिणाम नहीं है। हमारा जो सबलिमिनल सेल्फ है, वो हमारी भौतिक सत्ता तो जो है, फिजिकल बनी हुई है, वो अचेतन ऊर्जा का परिणाम है। इसलिए सतही रूप से आप रोगों के प्रति, परिवार के प्रति, ये आपको इतना ज़्यादा प्रीऑक्युपाइड रखते हैं, ये इंडिकेटिव है आप अपनी भौतिक सत्ता में निवास कर रहे हैं।
आप बातें कुछ भी करें, आपके प्री ऑक्यूपेशन से आप स्वयं अपना आकलन कर सकते हैं कि आप प्री ऑक्यूपाइड किस चीज के ऊपर हो। चला चला के हेल्थ के वीडियोस देखना, खाली उसी पे प्री ऑक्यूपाइड रहना, परिवार की चीज से, मतलब आपका परिवार क्या कर रहा है, वो किन चीजों में है, उससे इतना सरोकार रखना। भले आप उनके प्रोग्राम में शरीक नहीं हो रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं एक संलग्नता, व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसने संन्यास अपना लिया, मैं कह रहा हूं भगवा धारण कर लिया, तो भी एक स्तर के ऊपर आके कहीं ना कहीं ये जो सतही भाग है, हाँ, उसको वो काउंटर करता है अपने कॉन्सिक्रेशन से, अपनी दूसरी चीज से। उसको वो बाहरी सत्ता तक, मतलब अनुशासन लागू करने की कोशिश करता है, पर सतही सत्ता थोड़ी कोई ट्रांसफॉर्म हो गई, मानती थोड़ी है। तो पहले जो नियम थे कि उसको 3 दिन से ज्यादा उस गांव में तो रहना ही नहीं जिसके अंदर उसका परिवार है, दूसरे किसी गांव के अंदर भी 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना। जो जो रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर थे, वो इसी के लिए थे क्योंकि सतही भौतिक सत्ता कैसी कनिंगली व्यवहार करती है, वो बहुत अच्छे से जानते थे, मूर्ख नहीं थे। इसलिए उनके जितने नियम थे, कठोर नियम थे उस व्यक्ति के लिए। इतनी देर माला जपनी है, गुरु के वाक्य को इस स्तर तक, मतलब इस एक्सट्रीम तक भी आपको पालन करना है। वो कहे यहां इस हिमालय की चोटी से छलांग लगा दे तो लगा दे। इसमें ये नहीं कि जब मरी जाऊंगा तो मेरा कौन सा आध्यात्मिक यहाँ विकास होना है। अगर ये विचार आ गया तो आपका तो पतन ऑलरेडी हो गया। उसमें छलांग लगाने से आप जिन हाइट्स के ऊपर जा सकते हो, वही अगर अपने आप का आप वेलबींग सोचते हो, तो आपका वो पतन हो गया जो इस जीवन तो क्या पता नहीं कितने जीवन तक भरपाई नहीं हो सकती उसकी। आपके कदम किसी कारण से डगमगा गए, आपने एक डिटूर कर लिया, एक गलत रास्ता ले लिया, कहने को आप साधना ही कर रहे हो, वापस कदम नहीं आ पाते यहां। और आपकी अंतरात्मा जानती है। इसलिए करने का काम यह है कि जो भीतर से पुकार हो उसको हू बहू वो किया जाए। नहीं तो आपकी भौतिक जो सत्ता है, क्योंकि ये बनी हुई है अचेतन ऊर्जा की, बार बार हम ये पढ़ रहे हैं, ये आपको कभी नहीं करने देगी। तो इसको काउंटर करने के लिए, बट बिल्कुल ये क्लियर कट बात है इसमें, अगर इसको प्रश्रय दे रहे हैं तो हम पलट के ये देखें कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये लॉजिक समझ में आता है क्या आपको देविका जी? अब ये सेंस समझ में आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। तो इसलिए जो स्ट्रिक्टनेस की डिमांड करी जाती है, जिसको नहीं जाना उसके लिए नहीं है ये स्ट्रिक्टनेस। वो तो इंडल्ज करते हैं चीजों के अंदर। तो भौतिक सत्ता से संबंधित जो जो चीजें हैं, चाहे वो आपका शरीर है, शरीर के संबंध से जो जो हैं, जो जो इस चीज को और ज्यादा असर्ट करते हैं, इसी को उभार के लेके आते हैं, यदि व्यक्ति इनके अंदर ही है तो किसी शुभ की आशा नहीं की जा सकती। तो अचेतन की ऊर्जा का परिणाम है हमारी सतही भौतिक सत्ता, और उसी को यदि असर्ट करते हो तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो खैर कोई खास बात नहीं है, पर हम जो लोग बैठे हैं जो कह रहे हैं हम सीरियस हैं, इस भाग को ये आपको कदम नहीं उठाने देगा। आपने इसके अंदर चाहे ये रेजोल्यूशन लिया था कि चल के अपन तैयारी करेंगे, महीने में एक बार अपन चलेंगे वहां, जैसे यहाँ अपन ने ये किया था कि महीने में एक विजिट तो वहां करेंगे। पंकज जी, एक विजिट आप जयपुर की करोगे तो हम लोग वहां आएंगे। पर जब आप तारीख संभालते हो कि लास्ट विजिट कब थी, तो ये पता चलता है कि ये इतना दबाव दिया था तब मुश्किल से एक हुई, और उसके बाद में अगर वो बात ही नहीं हुई तो ये कुछ महीने बीत गए या साल बीत गया। कोई गिल्ट फीलिंग है, उसको डैम्पन करने के लिए फिर बाद में इकट्ठा करके भी चलो कोई कोई होली दिवाली फिर एक दर्शन कर आते हैं। तो ये है क्यों क्यों क्योंकि भौतिक सत्ता नहीं जाने दे रही, कुछ नहीं करने देगी वो। और जो जरूरी है उस गिल्ट फीलिंग को दबाने के लिए वो काम जरूर करवा देगी। आप
थोड़ा कह देंगे हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें हम ये आजकल करते हैं कि हम इतनी देर पढ़ते हैं, हम आजकल कुछ ये भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, वो भी करते हैं। अरे पर भौतिक सत्ता को तो टारगेट कर ही नहीं रहे, तो वो तो बिल्कुल आराम से बैठा है। वो राक्षस तो वैसा का वैसा ही बैठा है। वही एक चक्र नगरी वाली सी बात है। उसके पास खूब अच्छे से प्रेम से हर महीने या रोज उसका जो भोजन पहुंच रहा था वो पहुंच रहा था, इसलिए सारी चीज सुचारू चल रही थी। उसको आपने सुचारूपन कह दिया कि डेली एक पूरी गाड़ी भर के उसके पास जो भी सामान है वो जाता है, एक व्यक्ति जाता है बलि के रूप में, इसको ये खा जाएगा, अरे भाई इसको एक को भेज दो। भीम वहां जाए नहीं तो ये क्रम चलता रहे सुचारूपन का। इसको आप कह दे तो हमारी साधना भी हो गई, हमने पढ़ भी लिया, हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। वो जाता है, वो उसने कहा भी ये तो उसने सारा तो खुद खा लिया भीम ने, और उसको फिर बाद में उसका काम तमाम किया। ये यदि किसी के अंदर साहस हो और ये अंतरात्मा से आए, नहीं तो जिसको आप सुचारूपन कहते हो, सारे तो नियम मान लिया आपने, चुपचाप में वो गोलियां भी ले रहे हो, चुपचाप में सारे काम कर रहे हो, फिर क्या माँ की कृपा होगी तो, अरे भाई माँ की कृपा के लिए तो स्थान ही नहीं छोड़ा हमने। वो कहाँ काम कर सकती है, उसके लिए तो थोड़ा मौका तो देते। उससे पहले भाग भाग के डॉक्टर के पास भाग गए, उसके पास पता नहीं क्या क्या हम करते हैं। तो एक्चुअल में जब समय आता है कि ये कुछ कृपा काम की भी है या नहीं है, मौका कहाँ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये भौतिक सत्ता है और वो अचेतन, अवचेतन नहीं, उससे भी नीचे अचेतन। अवचेतन अलग चीज है। अचेतन तो सुनता है ही नहीं, कोई प्रकाश थोड़ी है उसमें। अवचेतन वो है जिसमें दबी हुई चीजें आपकी हैं। अचेतन के अंदर कोई दबने वबने का कोई चक्कर ही नहीं है, वहां तो बिल्कुल घोर कालिक है। वो कोई प्रकाश के लिए स्थान नहीं देती। अवचेतन के अंदर तो रिप्रेस्ड चीजें हैं। मान लो आपके इंप्रेशंस हैं, रेशियल इंप्रेशंस, धरती किस तरीके के उथल पुथल से, प्रलय से, फिर बाद में आपकी वनस्पति जगत आया उसके सारे इंप्रेशंस, पशु जगत आया उसके सारे इंप्रेशंस, मनुष्य आया और किस मुश्किल से वो यहां तक इसमें आया है, वो सारे इंप्रेशंस ये जाके अवचेतन के अंदर चले जाते हैं। पर अचेतन तो इन चीजों के लिए भी स्थान नहीं छोड़ता। इन दोनों में आपको अंतर करना आना चाहिए, अवचेतन में और अचेतन के अंदर। और जो नेसेंस है वो तो बिल्कुल विपर्य है अति चेतन का। वहां तो रिक्तता की भी संभावना नहीं है। आपको ये धीरे धीरे एटलीस्ट मानसिक रूप से इसमें क्लैरिटी आनी चाहिए कि अवचेतन और अचेतन एक नहीं है, अचेतन और निश्चेतन एक नहीं है। और ये कैसे इंटरवीन करते हैं और हमारी सारी चीजों को ये डिटरमिन करते हैं। सबसे बढ़िया लोग भी हैं, वो बातें कितनी भी बढ़िया करेंगे, उनको बिल्कुल पद्धति श्री अरविंद की समझ में आ रही है। वो लेख लिखते हैं, बिल्कुल संबद्ध तरीके से लेख लिखते हैं, एक कड़ी के बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट देते हैं, लॉजिक देते हैं, साइकिक की बात करते हैं। पर ये वाली जो कड़ी है भौतिक सत्ता की, जो कि परिणाम है आपकी अचेतन ऊर्जा का, ये वाला तो गुरु का सानिध्य हो, आपके अंदर सिंसेरिटी हो, तो जाके तो थोड़ा बहुत एड्रेस होता है, नहीं तो जीवन चला जाता है इसके पीछे। यह तो क्रम विकास के द्वारा नीचे से उभरने वाली चेतना और इन्वोल्यूशन, अंतर्वलयन के लिए ऊपर से अवतीर्ण हुई चेतना का मिलन स्थल है क्या? हमारी अंतस्थलीय सत्ता। तो अंतस्थलीय सत्ता ये क्या है? इन्वोल्यूशन से आपके ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, ट्रू फिजिकल ये बने, नीचे से ऊपर उठ के जा रही है एवोल्यूशन से। उनका एक ये जो स्थान है, ये तो एक मिलन स्थल है। उसके अंदर हमारा अपना एक आंतरिक मन, एक आंतरिक प्राण सत्ता, हमारी बाहरी सत्ता और प्रकृति से बड़ी एक आंतरिक या सूक्ष्म सत्ता होती है। यह आंतरिक सत्ता हमारे सतही व्यक्तित्व में लगभग उस सभी कुछ का छिपा हुआ मूल है, जो प्रथम आदि अचेतन विश्व ऊर्जा का निर्माण या हमारी सतही चेतना की स्वाभाविक विकसित कार्य प्रणाली या बाहरी वैश्व प्रकृति के प्रभावों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया नहीं है। यह आंतरिक सत्ता
क्या इसका मतलब क्या हुआ सेंटेंस का, विवेक? अ, उसके अंदर हमारा एक आंतरिक मन, यह आंतरिक सत्ता हमारे सतही व्यक्तित्व में लगभग उस सभी कुछ का छिपा हुआ मूल है जो प्रथम आदि अचेतन विश्व ऊर्जा का निर्माण, यह हमारी सतही चेतना की स्वाभाविक विकसित प्रणाली या बाहरी विश्व प्रकृति के प्रभाव के प्रति उसकी प्रतिक्रिया नहीं। ये हमारी जो आंतरिक सत्ता है, हाँ। जो हमारा बाहरी सतही व्यक्तित्व है, हम्म। मतलब जिस पर हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं, वो यहाँ बताया जा रहा है, वो उसी सभी कुछ का छिपा हुआ मूल है जो प्रथम अचेतन विश्व ऊर्जा का निर्माण, यह हमारी सतही चेतना के स्वाभाविक विकसित कार्य पर। तो ये सतही व्यक्तित्व है। सो अचेतन विश्व ऊर्जा का निर्माण यानी जो इनकॉन्सियंस है, और वहाँ थोड़ा वक्त लगेगा अरे भाई। भाई, अचेतन विश्व ऊर्जा का एक मनुष्य और ये सारी चीजें तो एक एक बबल है, एक बुदबुदाई तो है, एक एज इफ। बाकी तो सारी आपके इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन सी ऊर्जा काम कर रही है? ये इतने सारे ब्रह्मांड घूम कैसे रहे हैं भौतिक, आपके ये सारे ग्रह नक्षत्र, विश्व ऊर्जा का निर्माण कौन सी चीज कर रही है? जो भी कोई प्रथम अचेतन आदि, उसका मूल क्या चीज है? यह आंतरिक सत्ता हमारे सतही व्यक्तित्व में लगभग उस सभी कुछ का छिपा हुआ मूल है। सतही जो आपकी पर्सनैलिटी है, जिसके अंदर आपका कितना भी विकसित मन हो, प्राण हो, शरीर हो, आपकी सारी की सारी चीजें, ये सब कुछ का छिपा हुआ मूल ये आंतरिक सत्ता है जो प्रथम आदि अचेतन विश्व ऊर्जा का निर्माण या हमारी सतही चेतना की स्वाभाविक विकसित कार्य प्रणाली या बाहरी वैश्व प्रकृति के प्रभावों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया नहीं है। मतलब ये आंतरिक सत्ता उन सब से इंडिपेंडेंट है, उस सब का सभी कुछ का छिपा हुआ मूल है। मतलब जो कुछ हमारे व्यक्तित्व में जो जो अचेतन विश्व ऊर्जा से निर्मित होता है या हमारी सतही चेतना की स्वाभाविक विकसित कार्य प्रणाली, सतही चेतना की स्वाभाविक विकसित, स्वाभाविक रूप से आपकी जो क्रिया प्रतिक्रिया है सतही चेतना की, उसकी कार्य प्रणाली या बाहरी वैश्व प्रकृति के प्रभावों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया, पेन के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ग्रीफ के प्रति, प्लेजर के प्रति, ये जितनी भी ड्युअलिटीज है आपके शरीर की, ड्युअलिटीज क्या है? हीट एंड कोल्ड, सेंसरी टचेस जो हैं, फिर आपकी वाइटल की क्या है? आपके प्लेजर और पेन, आपके राग अनुराग द्वेष, ये सारे प्राणिक प्रकृति के हो गए, कामना, और मानसिक के आपके नोशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं, वैश्व प्रकृति के प्रभाव हैं। कोई भी प्रभाव है उसके प्रति सामान्य रूप से, जी उसकी उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, ओहो, तो ये एक नेचुरल सी प्रतिक्रिया, ओहो, मतलब ओहो का क्या काम हुआ इसके अंदर? ये तो कोई अलग से तो क्रिया हुई नहीं, ये तो जब से यहां वैश्विक अभिव्यक्ति हुई है ये काम तो हो ही रहा है। सर्टेन चीजों के प्रति हम नेगेटिव का रुख अपनाते हैं, सर्टेन के प्रति, उन टचेस के प्रति की भी ये नहीं आने चाहिए, उससे श्रिंक करते हैं। तो ये पूरा जितना भी है, इससे सामान्य हमारा जो निर्माण हुआ है सतही व्यक्तित्व का,
उसके अंदर जो कुछ छिपा हुआ उसमें कुछ है, उस सब का मूल वो आंतरिक सत्ता है। यह आंतरिक सत्ता हमारे सतही व्यक्तित्व में लगभग उस सभी कुछ का छिपा हुआ मूल है। जो छिपा हुआ मतलब उसका मूल, उसका किस चीज, जो प्रथम अचेतन विश्व ऊर्जा का निर्माण नहीं है, या हमारी सतही चेतना की स्वाभाविक विकसित प्रणाली नहीं है, या बाहरी वैश्व प्रकृति के प्रभावों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब हुआ कि जो आंतरिक जो सत्ता है वो ये जो हमारी बाहरी प्रतिक्रिया ये सब सारी चीज हो रही है उसमें नहीं, बल्कि वो अलग ऊर्जा का परिणाम है। इसीलिए वो कहते हैं कि आत्मा जो है इसके सुख दुख के अंदर शामिल नहीं होती। ये तो उसका आत्मा इन सारी चीजों से निर्लिप्त है, इनसे ऊपर है। इसीलिए भगवान इन सारी चीजों के अंदर आनंद ले सकता है, क्योंकि उसका टचेस का या उसके रेस्पॉन्सेस का तरीका हमारे वाले रेस्पॉन्सेस का नहीं है ना। तो आप जब चेतना की स्थिति के अंदर ऊपर उठते हो तो आपके स्वयं के टचेस, प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। वो तो खाली अंतरात्मा का वो भाग जो इनको विकसित करने के लिए मन प्राण शरीर के साथ अंगूठे के बराबर एक भाग एसोसिएट करता है, वो इनके साथ तकलीफ में तकलीफ पाता है, सुख में सुखी होता है। तो आपके जो शुभ गुण जितने भी हैं उससे उसका विकास होता है सद्गुणों से। एक्चुअल अंतरात्मा को क्या फर्क पड़ना है? प्रलय हो जाए तो भी उसका क्या बिगड़ना है? तो वो एक भाग आपका है। और यहां तक कि इस निर्माण, इन क्रियाओं, इन प्रतिक्रियाओं में भी अंतस्तलीय सत्ता भाग लेती है और उन पर काफी प्रभाव डालती है। तो वो जो चीजें जिनका मूल वो है, जो हमारी सामान्य चेतना की चीजें नहीं है, अब ये एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इसका क्या कल्पना करें भाई? किन रूपकों के अंदर इनकी बातें करें? यहां आ गया भाई, एक बैरियर आ गया। तो आप साधना को जो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस मेरा अहम चला जाए, मेरी ये जो सामान्यतः जो ये जिस तरीके की बातें हैं मां श्री अरविंद के योग में, एक बहुत ज्यादा वास्ट टेरिटरी है, ये कोई ऐसी दकियानूसी बातें थोड़ी हैं। इसलिए इसमें ये सारी बातें करके श्री अरविंद दमदर में क्या कह रहे हैं? अगर आप एक मां का अबोध बालक बनने से अस्वीकार करते हो तो इट इज ए फेलियर इन साधना। तो साधना में ये फेलियर है। वो ये नहीं कि कोई आपको शॉर्टकट या कोई ऐसी की चीजों से बच जाएंगे, पर एकमात्र यही बात है। और शॉर्टकट भी यदि करो तो यही शॉर्टकट है। इनसे एक पहली बार तो ये सेंस आता है कि ये कितनी विशाल टेरिटरी है, और ये सारी ही रूपकों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से पुराणों में है। इसलिए वो लिटरेचर क्या समझ में आए? भारत ये सारी चीजें जानता था, उसके सारे शास्त्र, सारी पद्धति, सारी उसकी व्यवस्थाएं, शिक्षा की, न्याय की, चिकित्सा की, हर के अंदर यदि आप उसको वास्तव में फॉलो करोगे, ये सारी चीजों को स्वीकार करते हुए, मानते हुए वो चल रही है, ऐसे नहीं। कितनी विशाल प्रज्ञा है। और कोई भी ऋषि एक्चुअल किसी नियम के पालन में, उसके एग्जीक्यूशन के अंदर, इसीलिए देश काल पात्र व्यक्ति देखेगा ना, उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखेगा। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन भी देखोगे किसी व्यक्ति का तो भी किन पैरामीटर्स में? बहुत थोड़े पैरामीटर्स के अंदर देखेंगे हम तो, क्योंकि हमारा डिवाइस सपोज मापता ही उन्हीं चीजों को है, जबकि उसमें तो और हजार एट्रीब्यूट्स हैं। मापने के आपके यंत्र हैं, लीटर है या मीटर है, या मास को मापने की कोई चीज है, वजन है, उसमें संगीत कैसे आएगा? या उसके अंदर करुणा कैसे आएगी? ये जो एट्रीब्यूट्स है, ये आपके मानकों के ऊपर तो कहीं मापने के कोई उसमें तो आते नहीं कि ये इतना लीटर है, मीटर है, या कोई भी कि ये इससे ज्यादा करुणा है या इससे। क्वालिटेटिवली ये कहते हुए जितनी अंतरात्मा के नजदीक है, कौन से भाग से आ रही है, सोर्स क्या है, उतनी ही वो ज्यादा शक्तिशाली और उतनी ही ज्यादा प्रभावी है। इतना भले ही हम कहते हैं, और क्या मानक है इसका? तो एक्चुअल फील्ड्स में जब आप प्रवेश करते हो, ये कोई से भी मानक
जिनको आपने स्थापित कर रखा है, ये काम ही नहीं देते। अब क्योंकि ये काम नहीं देते, तो आपकी सामान्य बुद्धि क्या कहती है? तो इसके आधार पे क्रिया मत करो, अपने तो उन्हीं के ऊपर जाओ जो क्वांटिफाइबल चीजें हैं, जिनको मात्रात्मक रूप से आप क्वांटिफाई कर सकते हो। अरे तो ये तो आप मनुष्य को तो क्वांटिफाई कैसे करोगे? तो इसलिए वैल्यू सिस्टम है सारा हमारा जो है बिल्कुल गड़बड़ है, इनको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। इनमें एक ऐसी चेतना होती है जिसमें वैश्विक चेतना के साथ सीधे संपर्क साधने की शक्ति होती है, जबकि हमारी सतही सत्ता इंद्रिय मन या इंद्रियों के माध्यम से विश्व के साथ अधिकांशतः परोक्ष संपर्क ही बनाए रखती है। इसलिए जैसे ही आप माँ के लिए अपने आप को ईमानदारी से दे देते हैं, आपकी क्रिया व्यक्तिगत नहीं वैश्विक होनी शुरू हो जाती है। व्यक्ति स्वयं भी कोई सचेतन हो इसके बारे में उसको पता नहीं है। सहज रूप से आपके पास कोई व्यक्ति आया, आप तो सहज बात कर रहे हो उससे। आपको पता चला कि वो व्यक्ति जिसने आज 50 साल का 55 साल का हो रहा है, उसने कहा पहली बार जीवन का एक उद्देश्य उसके संपर्क में आया। आपने कोई सोच के थोड़ी बोला उससे। आप जहां जा रहे हो कि सोच के व्यवहार करना, सोच आपको खुद को ही नहीं पता। आप उसके साथ ये वाला व्यवहार क्यों कर रहे हो, रेस्पॉन्ड इस पर्टिकुलर तरीके से आप क्यों कर रहे हो? आपकी सारी क्रियाएं एक दूसरी ही ट्यूनिंग के ऊपर चलती हैं। दूसरी चेतना जो परिणाम के स्तर के ऊपर देखती है, वो तो इवन माँ के को भी ये देख लेती है। अरे देखो ये लाला जी आए, इनको तो कमरा बढ़िया ये एसी वाला दिया। ये दूसरा व्यक्ति यहाँ बताओ, ये तो एक सामान्य परिवार से आता है बेचारा, सुबह से लेकर रात तक खटता है, इसको एक पंखे तक की सुविधा नहीं है। वही कोई दूसरा व्यक्ति, वो उस एफ्लुएंट परिवार से आया, माँ भी इसी तरीके से करती है काम। आपकी चेतना यहां तक ट्रांसलेट कर सकती है। और ये कोई सोचे हुए उदाहरण नहीं है, तो लिखे हुए उदाहरण है। तो इसलिए हम कहां तक धोखा खा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए जब आप इन प्रभावों में जाते हो, तो चेतना वैश्विक चेतना के साथ सीधे संपर्क साधने की शक्ति हासिल कर लेती है, जबकि हमारी सतही सत्ता इंद्रिय मन या इंद्रियों के माध्यम से विश्व के साथ अधिकांश से परोक्ष संपर्क ही बनाए रखती है। आपको संपर्क थोड़ी होता किसी से। मैं तो कह रहा हूं एक व्यक्ति पति पत्नी है, कितने लंबे समय साथ जी के चले जाते, संपर्क नहीं होता। संपर्क ही नहीं होता, एक्चुअली परोक्ष रूप से होता है, सीधे संपर्क होता ही नहीं। इसलिए आप जो आपको लगता है कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, अरे तो वो तो लोअर तरीका है, क्योंकि आप सीधे संपर्क में नहीं आ रहे। और जो व्यक्ति सीधे संपर्क में आ रहा है, वो इनडायरेक्ट तरीके से, जब आप मेरे सामने बैठे हो, मैं चिट्ठी या कोई चीज देनी है आपके ही हाथ में दूंगा ना सीधे। मैं वाया मीडिया क्यों काम में लूंगा? या मेरे को कोई संदेश देना है, मेरे को कोई चीज देनी है, मैं इतना परोक्ष रूप से क्यों उस पूरी चेन को काम में लूंगा? तो जिनको कभी डायरेक्ट संपर्क चीजों से नहीं हुआ, वो तो ये कहेंगे इसकी प्रक्रिया ये है। इसके लिए आपको किसी पत्र को, संदेश को पहले तो लिखना पड़ता है, फिर बाद में आपको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और उसमें भी पहले तो ये था, अब चिट्ठी पहुंच गई तो पहुंच गई, अब नहीं पहुंची तो पता नहीं उसमें क्या हुआ, उसके साथ पता नहीं। तो इसलिए उसको आप एक सामान्यता मान लेते हो। प्रॉब्लम क्या है कि हमारी लिमिटेशन को हमने जनरलाइज कर दिया, उसी को हम जीवन का तरीका मान बैठे, उसके नियम विधानों को। और ये यदि कोई बताए कि अरे डायरेक्टली संपर्क में आ सकते हो, ये बात, क्योंकि अब कोई न तो बचपन में बताता, न इसकी शिक्षा होती, न चारों तरफ का माहौल इस तरीके का, इस पे डाउट होता है। मतलब देखिए आप कि डायरेक्ट संपर्क करने की बात यदि कोई करता है तो उस पे होता है डाउट। और ये जो प्रक्रिया इतनी इनडायरेक्ट तरीके की जो है, राउंड अबाउट घूमती रहती है, और फिर भी सीधे वो काम नहीं करती। आपके सामने द्वार है, उसको खोल लो बस। उसकी बजाय गोल गोल घुमा के मैं इसको फोन करूं, भैया उसको भेज, तो वो उसको भेजेगा, वो आके इस गेट को खोलेगा। अरे यार तेरे सामने है ना, प्रवेश कर ले बस इसमें। पर वो डायरेक्ट संपर्क नहीं होता। इसमें आंतरिक इंद्रियां होती हैं, अंतस्तलीय दृष्टि, स्पर्श, श्रोत्र। ये दृष्टि, टच, तब आपको एक ऐसा टच प्राप्त हो जाता है इस मार्ग के अंदर
कोई दूसरा कैसे कंफ्यूज कर सकता है? वो आया, उसने मेरी इंटेलिजेंस को कंफ्यूज कर दिया। संभव ही नहीं है कोई आपको कंफ्यूज कर सकता है। उस टच को आप कैसे भूल सकते हो? वो टच ऐसा है जो जो किन्हीं भी इंद्रिय रूप से प्राप्त आपके स्पर्श रहे उनसे ज्यादा रियल है। और जिसको प्राप्त हुआ है वो जानता है, जिसको प्राप्त हो चुका है। यदि आप कहते हो पता नहीं, तो इसका मतलब अभी प्राप्त नहीं हुआ। आप कह रहे हो भाई करना तो माँ का ही काम चाहिए, पर इसका मतलब अभी उसका आपको मुखमंडल दिखा नहीं, इसलिए आप निगोशिएशंस कर रहे हो। थोड़ा बहुत आप मूव्ड हो शायद, इसलिए कुछ एक्टिविटीज माँ के निहित आपको लगता है वो कर लेते हो, आपकी चेतना को थोड़ा सा ठीक रखने के लिए, कि वो ज्यादा शोरगुल न करे या गिल्ट फीलिंग न दे। भी हम माँ का भी करते हैं, ये भी है, पर और कोई चीज में रस ही ना आए, ये तो बात दूसरी हो गई। लेकिन ये सूक्ष्म इंद्रियां सूचना दाता न होकर आंतरिक सत्ता की वस्तुओं की सीधी चेतना की वाहिकाएं हैं। अब ये हम एक ऐसी चीज में प्रवेश कर गए, मैं चाहूं तो भी कैसे, अगर मेरे को टचेस भी हों, किस भाषा के अंदर इसको कम्युनिकेट करें? और अगर सत्ता की ये गहराइयां हमारे लिए लेटेंट हैं, हमारा इंतजार कर रही हों, तो अब करने का क्या क्या काम है? देखो, अंतस्तलीय अपने ज्ञान के लिए अपनी इंद्रियों पर निर्भर नहीं होता। वे इंद्रियां तो उसके वस्तुओं के प्रत्यक्ष अनुभव को बस रूप प्रदान करती हैं। जागृत मन में जिस तरह इंद्रियां मन के दस्तावेजीकरण के लिए, जागृत मन में उसको दस्तावेजीकरण की, आप कोई चीज आ गई उसको फाइलिंग कर ली उसकी, इंद्रियां मन के दस्तावेजीकरण के लिए या एक अप्रत्यक्ष रचनात्मक अनुभव के आरंभ बिंदु या आधार के रूप में वस्तुओं के रूप आकारों की सूचना देती हैं। ये ऐसी ही देती है आपको, जो रियलिटी लग रही है वो है नहीं। मन में, जागृत मन में जिस तरह इंद्रियां मन के दस्तावेजीकरण के लिए या एक अप्रत्यक्ष रचनात्मक अनुभव के आरंभ बिंदु या आधार के रूप में वस्तुओं के रूप आकारों की सूचना देती हैं, उतना वे यहां नहीं करती। कहां? अंतस्तली के अंदर। अब ये कल करेंगे, ये धीरे धीरे। इसमें कुछ कोई सेंटेंस है क्या जो नहीं आपको समझ में आ रहा, जो ये, या आप इसको और बारीकी से जितना किया उसको देखो? ये देविका जी कोई बात है? हाँ हाँ विवेक। ये भी कह रहा था कि अभी तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये दूसरा जो पैरा हम लोग ने शुरू किया है ना, इसको फिर से करने के लिए मुझे लग रहा है। हाँ, इसके उदाहरण पहले तो खुद डीप डाउन जाके ढूंढने का प्रयास करो। कल यहीं से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ देविका जी। नहीं, वैसे ठीक है, बट इंग्लिश की कुछ लाइनें क्लियर नहीं हो रही थी मेरे को, तो वो या तो मैं दोबारा पढ़ के और दोबारा सुनती हूँ, फिर अगर डाउट होगा तो कल पूछ लूंगी। ठीक है, पर अभी आप ये समझ पा रहे हैं पहली बार कि ये कारण क्या है? ये तो, हाँ जी। अगर इस पिक्चर को नहीं स्वीकार करो, आंखें बंद कर लें, तो उससे पिक्चर तो कहीं चली नहीं गई। इस पे तो काम करना पड़ेगा, और इस हाँ पे जी। सहज रूप से कार्य हो जाता है। व्यक्ति कोई करे, कोई जरूरी नहीं, उसको तो फुर्सत ही नहीं होती माँ के कार्य से। इन सारे भागों को ऑटोमेटिकली एनकम्पास कर लिया जाता है। जब आप माँ का कार्य करते हैं, साधना विल बी टेकन केयर ऑफ। वो अपने आप ही जिसको अलाइनमेंट में लाना है, कितना लाना है, कैसे लाना है, वो स्वतः ले आती है। पर ये सारी चीज हैंग अपॉन करती है आपकी सिंसियरिटी, आपकी प्योरिटी, आप में कितनी सच्चाई है, आप में कितना कॉन्सिक्रेशन है। एंड ऑफ द डे आप में है क्या ये कॉन्सिक्रेट करने का? है भी कि नहीं साहस? ये प्रश्न तो उठेगा। भाई आप किसी और दिन के लिए इसको धकेल देते हो, मैं साल भर बाद में साधना अपना लूंगा या अपना लूंगी, या मैं इतने दिन बाद ये एक्टिविटी कर लूंगा। मैं, जब तक ये टेंडेंसी है, वो आज ये टाइम ड्यूरेशन दे रही है, जब वो आ जाएगी तो और 6 महीने की दे देगी या साल की दे देगी। हमने तो क्लोजली ऐसा देखा है कि ये लोग कहते हैं, होता नहीं, होता ही नहीं, और जो करते हैं वो इसके लिए समय सीमा बांधते नहीं। ये इसकी डिटेल्स हैं, प्लेन चीजें हैं ये। इसमें ये किए बिना हो ही नहीं सकता।
और कोई दूसरी चीज आप दूसरे तरीके से नहीं हो सकती है। रविकांत जी ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अनिल जी? हाँ नहीं, ठीक बात है। अब इसमें जो है, अब जैसे माँ ने भी बताया, बस ये सचेतन नींद की प्रैक्टिस के तरीके भी बताए हैं, तो वो अगर डेवलप हो तो ये, अब ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी अपन इसको समझने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से वो तो क्षेत्र अपना है नहीं, समझ तो नहीं पाएंगे, पर ये प्रक्रिया है, ये एक आइडिया होगा। लेकिन करने का काम तो वो हो गया, मतलब आपको सचेतन नींद कैसे होती है वो अपन करें तो ये चीजें अपने आप घटित होंगी। तो वो मेरे मार्ग को लग रहा है कि अपनाओगे तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा प्लेन बात ये है। हाँ, मतलब ये सब चीजें तो ठीक है, ये तो एक मतलब एक सारा प्रक्रिया ऐसे ऐसे होती है। लेकिन अब इसको अपन किताब ये इसी को समझने की या इसी को कुछ इसमें घुसने की कोशिश करें तो वो मेरे को लग नहीं रहा कुछ उससे कुछ होने वाला। एक्चुअली तो वही है आप कि भाई आपको सरेंडर करके और आगे जो है जैसे उसके आदेश मिले वैसे काम करेंगे तभी शायद कुछ आगे बढ़ेगा। हाँ, मतलब पदार्पण करना हाँ, पड़ेगा। यस यस, उसके बिना ये क्या और कोई कुछ नहीं हो सकता, वर्थवाइल हाँ जीवन में नहीं, कुछ नहीं हो सकता। और पर इससे एक चीज पता चलती है कि आपकी यदि चीजें डिटरमिन यहां से होंगी तो आप चाहे कितना भी सोच विचार कर लो, ये उसको अंडू कर देंगी। हाँ हाँ और हाँ, इतनी ओवर इनको है बिल्कुल। टैकल करने का पावर आपके पास कॉन्सिक्रेशन से ही आएगा, हाँ हाँ, बातचीत से नहीं आएगा। कि आप ये सोचो कि मैं किसी और समय के लिए इसको धकेल दूं, तो हम अपना जीवन काल जो अब जो भी शेष बचा है और जो सबसे कीमती हमारा समय सचेतन होने के बावजूद खोएं, उसके लिए हम उत्तरदायी हैं। आज से पहले तो नहीं सुनी थी साहब ये बात, पर बिल्कुल आज के बाद यदि जाता है तो उसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं, कोई और नहीं है। और उसके जो परिणाम हैं वो परिणाम हैं। ठीक बात। तो यहां विराम देते हैं, जी, कल मिलते हैं। जय श्री जय श्री मां। जय श्री जय श्री माँ। जय श्री माँ।